हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सॉम फिजिक्स। आज हम क्लास 10th का एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है लाइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइट क्या होता है। देखिए, लाइट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए, हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आप देखते हैं कि सनलाइट किसी सरफेस पे गिरती है तो वो सरफेस क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। यदि वाटर पे हम सोलर कुकर या सोलर सेल में यूज करते हैं तो सोलर सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। वैसे ही लाइट भी अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए, सेकेंड हम ये कह सकते हैं लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज क्रिएट सेंसेशन इन आवर आईज। हमारी आईज में एक क्या करती है, सेंसेशन क्रिएट करती है टू विजन, देखने के लिए, या टू सी एनीथिंग, किसी भी चीज को देखने के लिए हमारी आईज में एक सेंसेशन क्रिएट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। अब देखिए, हम पढ़ते हैं यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज क्या क्या है ऑफ लाइट। तो देखिए, लाइट की अलग अलग थ्योरीज आई। न्यूटन ने इसकी क्वांटम थ्योरी आई, न्यूटन की कार्पोशल्स थ्योरी आई। तो इसको हम बोलते हैं पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। एक्चुअली क्या है, पहले हम स्टडी करते हैं कि लाइट है वो एक रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन करती है। एक पार्टिकल नेचर मतलब छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे सपोज यहाँ पर एक बल्ब है तो इस बल्ब से जो लाइट जा रही है वो छोटे छोटे पार्टिकल के साथ ऐसे बाहर की तरफ निकल रहे। बट बाद में इसकी स्टडी की गई कि ये क्या है, वेव नेचर है इसका। कैसा नेचर है, वेव। तो दोनों नेचर के बारे में एक्सप्लेन किया। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, तो एनर्जी होती है। सेकंड हम ये लिखते हैं कि ये कहां से, सन से अर्थ पे आती है, तो सन टू अर्थ पहुंचने में इसको जो टाइम लिखता है वो 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है। थर्ड पॉइंट ये है कि यदि सन से अर्थ पे पहुंच रही तो इसकी कुछ वेलोसिटी स्पीड होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम के अंदर है, वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है जिसको सी से डिनोट करेंगे वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। आप इसको किलोमीटर पर आवर में लिखें तो 3 इंटू 5 किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी आवर नहीं सेकंड में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये लाइट है, ये पार्टिकल नेचर होता है या वेव नेचर होता है। तो देखो, इट हैज ड्यूअल नेचर, इसके पास दो नेचर होते हैं, दोनों नेचर शो करती है, ड्यूअल नेचर। अब देखिए, दो नेचर कौन कौन से हैं। एक नेचर जो होता है वो पार्टिकल नेचर है कि पार्टिकल छोटे छोटे मूव कर रहे हैं, उसे बोलेंगे पार्टिकल नेचर। और एक हमारे पास है वेव नेचर। तो सबसे पहले हम पार्टिकल नेचर की बात करते हैं। पार्टिकल्स में ये छोटे छोटे पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहे हैं बेटा, इसको बोलते हैं पार्टिकल नेचर। और वेव नेचर में ये क्या करती है कि वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है। हाइगन ने इसको एक्सप्लेन किया था। और इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत छोटा होता है। तो ये दोनों नेचर हो गए। अब देखिए, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो क्या बनती है, एक रे बन जाती है। तो इसे हम बोलते हैं रे। और बीम क्या होती है, बंडल ऑफ रेज। बहुत सारी रे एक साथ एक डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसे हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो बीम क्या होगा, बंडल ऑफ रेज। ये है हमारा पार्टिकल नेचर। वेव नेचर में लाइट किसकी तरह वेव ट्रेवल कर रही है, वेव थ्योरी की तरह। तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं कि इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पार्ट ऑफ ईएम वेव। ईएम का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब चार्ज पार्टिकल पे अप्लाइड होता है तो उससे एक एक्सलेट होकर एक वेव क्रिएट होती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए, ये पार्टिकल नेचर हम 10th में जितना भी पढ़ेंगे वो पार्टिकल नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। जब 12th में जाते हैं तो वहां पार्टिकल और वेव नेचर दोनों है। पार्टिकल नेचर से हम लाइट के कुछ फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बस एक तो रिफ्लेक्शन को और एक हम कर सकते हैं रिफ्रैक्शन को। बट जब हम बात करें वेव नेचर की, वेव नेचर की रिक्वायरमेंट कैसे पड़ी, क्योंकि बहुत सारी और भी फिनोमिना आकर हो रही थी लाइट के अंदर, उनको सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं वेव थ्योरी से। और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन भी वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकते हैं। तो यहां पर आप रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एक होता है बेटा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस बोलते हैं वेव के सुपर इंपोजिशन को। एक होता है पोलराइजेशन।
एक होता है डिफ्रैक्शन, जब छोटे से एक होल या एक स्लिट के साथ लाइट कितना बेंड हो रही है उस फिनोमिना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन हमारे फोटो कैमरा जो डीएसएल कैमरा है उनमें यूज होता है। तो वेव थ्योरी से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन सभी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सारे फिनोमिनाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं लाइट की, जबकि पार्टिकल नेचर से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था आपका लाइट, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज। एक और है इसमें रेंज ऑफ लाइट। रेंज क्या होती है? तो देखिए रेंज एक्चुअल में आया कहां से, क्योंकि मैंने यहां पर आपको एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है उनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, उनमें से एक पार्ट ऐसा होता है जिसकी वेवलेंथ लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो इस रेंज का जो पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसे हम क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट। इसको हम आईज से डिटेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो विजिबल रेंज है उसको हम हमारी आईज से क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, जब ये तो लाइट की प्रॉपर्टीज हो गई, अब हमारा क्या होता है कि जब लाइट किसी सरफेस पे गिरती है तो फिनोमिना होती है। जो फिनोमिना है वो क्या क्या हो सकती है। जब लाइट एक स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो इसके साथ अलग अलग फिनोमिनाज होती है। पहला, एक लाइट रे इंसिडेंट हुई पॉइंट पे तो पार्शियली ये बाउंस बैक हो जाती है, कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो जाता है और कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब हो जाता है। तीन फिनोमिना बता रहा हूं कि पार्शियली बाउंस बैक, पार्शियली क्या हो रहा है, बाउंस बैक, और पार्शियली क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, आगे की तरफ जा रही है। यहां पर क्या बनेगा, नॉर्मल। तो देखिए यहां एक बाउंस बैक हो रही है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ट्रांसमिट हो जा रही है, जैसे हमारी विंडो लगी हुई है उसमें ग्लास है, उस ग्लास पे लाइट रे इंसिडेंट हुई तो कुछ लाइट रूम के अंदर आ जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट होकर या बाउंस बैक होकर वापस बाहर चली जाती है। तो दो फिनोमिना यहां पर हो रही है वहां पर। और कुछ आपने देखा होगा वो ग्लास थोड़ा गर्म भी हो जाता है कुछ टाइम के बाद। तो गर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर कुछ पार्ट ऑफ लाइट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रही है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, जिसके बारे में हम यहां पर नहीं पढ़ेंगे। हम यहां पर दो फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा हमारा पार्ट रहेगा रिफ्रैक्शन। तो इस जो पार्ट है इधर वाला, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि जब लाइट रे बाउंस बैक कर जाए सेम मीडियम में तो उस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट करती है तो दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। चलिए इसको, चलो कर लिया नोट, आपने नोट कर लिया तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या आ गया, रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब किसी भी स्मूथ सरफेस पे लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। तो इस डेफिनेशन बनती है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन सेम मीडियम। क्या बोला मैंने, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन सेम मीडियम। अब यहां पर क्या होगा, जो लाइट रे जिस सरफेस पे पॉइंट पे इंसिडेंट होती है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां हमारा नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल क्या होता है, जो सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो ये नॉर्मल हो गया। जो लाइट रे आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो जा रही है बाउंस बैक होकर उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर एंगल्स आते हैं, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे आई से डिनोट करते हैं। जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब लाइट रे स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है और यहां नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहां से मेजर करते हैं, नॉर्मल के साथ मेजर करते हैं, कभी भी सरफेस के साथ मेजर नहीं करते हैं। चलिए अब बात आती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
जब लोज की बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, तो सभी बच्चों को एक याद होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। और एक सेकंड होता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या है कि यदि आप इसको कहीं पर भी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, इसको किसी भी प्लेन सरफेस पे आप चिपकाओगे तो चिपक जाएगा, कोई भी इसके एक साइड बाहर की तरफ नहीं निकलेगी, क्योंकि बाहर तभी निकलेगा जब 3D में होगा। 2D में है तो एक प्लेन के अंदर इनसाइड रहेगा। जैसे मूवी देखने जाते हैं, जब तक हम लेंस उसके जो गॉगल्स मिलते हैं वो नहीं पहनते, तब तक वो क्या दिखता है हमें, 2D में दिखता है, सिर्फ उस सरफेस पे दिखाई देता है। जैसे आप उसको वियर कर लेते हो तो उसके बाद वो इमेज आप तक आने लगती है कि उसका 3 डायमेंशन आ जाता है। तो वैसा इसमें नहीं है, ये सिर्फ सरफेस पे, तो ये कौन सा है, 2 डायमेंशन है। और प्लेन का मतलब यही होता है कि 2 डायमेंशन में होता है। एक नोट डाल के लिख रहा हूं कि कोई भी लाइट रे, इफ लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मल टू द सरफेस। अब देखो, इसको अलग अलग तरीके से भी बोला जा सकता है, वो मैं आपको बोल के बता रहा हूं। नॉर्मल टू द सरफेस बोल सकता है कि जब लाइट रे कोई भी सरफेस के 90 डिग्री पे आए तो वो अपने आप को क्या करती है, रिट्रेस कर लेती है, वापस उसी पाथ पे चली जाती है। या ऐसा बोला जा सकता है कि पैरेलल टू द नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल के साथ जो भी लाइट रे इंसिडेंट होगी पैरेलल, वो 90 डिग्री पे आएगी। तो उस केस में भी ये जो लाइट रे है वो अपना पाथ क्या करती है, रिट्रेस करती है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए ये एक छोटा सा टॉपिक है कि रिफ्लेक्शन 2 टाइप का होता है, जिसको मैं दोनों को डिफाइन करके या डिफरेंस के बेसिस पे समझा रहा हूं। तो 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर, और एक आपका होता है इररेगुलर। समझिए, ये दोनों अलग अलग टाइप की सरफेस से अकर होते हैं। यदि हम रेगुलर सरफेस की बात करें या रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें, और एक होता है इरेगुलर, इसका दूसरा नाम होता है डिफ्यूजर। इसका दूसरा नाम होता है डिफ्यूजर। डिफ्यूजर का मतलब फैल जाना। तो देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन फॉर्म होता है ड्यू टू स्मूथ सरफेस। जो स्मूथ सरफेस है उसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन होता है वो कौन सा होता है, सरफेस, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है। और दूसरा क्या है, रफ सरफेस। ये अकर होता है रफ सरफेस की वजह से। रफ सरफेस, रफ सरफेस क्या है, जिसमें एंगल अलग अलग बने हुए हैं, उसे क्या बोलते हैं, रफ सरफेस। तो देखिए, सेकंड जो पॉइंट आता है कि ये जो लाइट रे फॉलो या ओबे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, it is also obey laws of reflection। दोनों के दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। तो फिर कैसे समझ में आएगा कि रेगुलर और इरेगुलर में डिफरेंस क्या है। देखिए, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, पैरेलल होती है, और इसके अंदर क्या होती है, नॉट पैरेलल। रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती है। जब ये ओबे कर रही है लॉज को, तो पैरेलल क्यों नहीं है, चलिए उसको देखते हैं। जब आप एक स्मूथ सरफेस बनाते हैं तो इंसिडेंट रे आप यहां पे बनाएंगे, जितनी भी इंसिडेंट रे हैं वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे के पैरेलल ही रहती हैं। सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। इसमें क्या होता है कि ये जो रफ सरफेस आप बनाएंगे तो ऐसे ऊपर नीचे होती है, कहीं पर गड्ढा होगा, कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा। इससे क्या होता है कि कर्व बन गया। कर्व बन गया तो नॉर्मल इसका हर जगह शिफ्ट हो रहा है, इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर ही रहेगा, इसमें भी नॉर्मल रहेगा, पर सरफेस के आर्क की वजह से इसका कहीं नॉर्मल ऐसे बनेगा, कहीं बिल्कुल सीधा बनेगा। तो इस वजह से जो यहां लाइट रे इंसिडेंट होंगी, ये इंसिडेंट तो पैरेलल हो रही है, पर रिफ्लेक्ट होने के बाद इनके नॉर्मल चेंज होने की वजह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज, इंसिडेंस चेंज हो जाता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो। तो आप देख पा रहे हो यहां पर
ये सारी की सारी जो लाइट रे हैं वो एक दूसरे से क्या हो गई, दूर दूर चली गई, इसीलिए इसको डिफ्यूजर बोलते हैं, क्योंकि लाइट रे इसकी क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। एक और क्वेश्चन है इसमें इंटेंसिटी का। देखिए इंटेंसिटी कौन से रिफ्लेक्शन की ज्यादा और कौन से की कम होती है। आप खुद देख सकते हैं कि यहां पर लाइट रे सारी पैरेलल जा रही है, तो जिस पॉइंट पे जाएंगे वहां पर इंटेंसिटी लाइट की ज्यादा होगी। जहां लाइट रे क्या हो रही है, डिफ्यूज हो रही है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं जाएंगी, इसलिए इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर इंटेंसिटी मोर होगी एज कंपेरेटिवली इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और यहां पर इंटेंसिटी क्या होगी, लेस होगी। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, तो देखेंगे रिफ्लेक्शन अकर कैसे होता है। देखो रिफ्लेक्शन पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें कुछ इमेज फॉर्मेशन के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में बता देता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ ही नहीं आता कि रियल क्या है, वर्चुअल कब बन रहा है। तो देखिए जहां पर भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट रे इंसिडेंट होती है। लाइट रे क्या हो रही है, इंसिडेंट, मतलब जहां से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट में दो केस हो सकते हैं, एक क्या है जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये लाइट रे यहां पर जा रही है, तो ये तो क्या है हमारा रियल ऑब्जेक्ट। बट एक लाइट रे कहीं पॉइंट से आ रही है और हमें वो नहीं दिख रहा, बट इनको पीछे एक्सटेंड करके किसी पॉइंट पे मीट करवा रही इमेजिनरी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे ही जब इमेज के बारे में बात करते हैं, इमेज फॉर्मेशन के बारे में, तो रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट करती है, रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उस पॉइंट पे क्या मिलता है, हमें इमेज मिलती है। क्या मिलती है, इमेज। तो देखो जैसे एक लाइट रे आई पॉइंट पे और ये ऐसे चली गई, तो ये एक्चुअल में कहीं पर भी मीट नहीं कर रही, इमेजिनरी मीट कर रही है, तो ये जो इमेज है वो इमेजिनरी है। ये जो इमेज बनेगी इसको आप बोलोगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि डॉटेड लाइन बना के आपने बनाया। यहीं पर यदि आपकी रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर जाए, जैसे एक लाइट रे ऐसे आई, एक लाइट रे कहीं यहां से आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे के साथ बेंड हो जाती है, यहां मीट कर रही है, तो यहां आप देख रहे हो कि रिफ्लेक्टेड रे दोनों मीट कर रही हैं, तो ये इमेज आपकी क्या होगी, रियल इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो याद रहे जब भी आपका रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रही है, दैट मींस इंसिडेंट रे एक्चुअल में मीट कर रही है, किसी पॉइंट से आ रही है, वो इमेजिनरी मीट कर रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपका कैसा है, वर्चुअल है। रियल इमेज फॉर्म हो रही है, मतलब ऑल रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रही है, तो इमेज आपकी रियल है। और यदि आप उनको डॉटेड लाइन बना के, मतलब एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे, इमेजिनरी कहीं पर पॉइंट पे मीट करवा रहे, तो जहां पर भी इमेज बनेगी वो हमारी इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी। मिनिमम 2 लाइट रे, ये पॉइंट याद रखें कि जब भी हमें इमेज बनानी होती है तो मिनिमम 2 लाइट रे चाहिए हमें, मिनिमम 2 लाइट रे required to find image position। यदि आपको कहीं पर भी इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो आपको मिनिमम 2 लाइट रे चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्ट करने के लिए कम से कम 2 होनी चाहिए। तो यहां पर देखो आपने 2 लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही है, इमेज बन गई। यहां पर 2 रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी क्या बन गई, इमेज बन चुकी है। अब सबसे पहले जो बढ़ते हैं हम कि रिफ्लेक्शन, हम पढ़ेंगे मिरर। तो देखिए मिरर क्या है, एक ग्लास सरफेस आपके पास, जब ग्लास सरफेस को आप पॉलिश्ड कर देते हैं, पॉलिश करेंगे तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, मिरर की तरह बिहेव करने लगता है। हमारे जो मिरर है वो 2 टाइप के होते हैं। मिरर जो है 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है आपका प्लेन मिरर, और एक होता है बेटा स्फेरिकल मिरर। देखिए प्लेन मिरर क्या है कि एक प्लेन ग्लास सरफेस को आप एक साइड से पॉलिश कर देते हैं, आप इस तरीके से इसको पॉलिश को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपका बन जाता है प्लेन मिरर। इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इनफाइनाइट होती है। दूसरा होता है स्फेरिकल। आप कोई भी स्पेयर कट कर ले तो वो आपका क्या होगा, जैसे इसको कोई भी बोथ साइड पॉलिश कर सकते हैं। तो स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, एक आपका होता है कनकेव और एक आपके लिए होता है कन्वेक्स। देखिए कनकेव और कन्वेक्स 2 आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं। यदि किसी भी मिरर को आप आउटर साइड को पॉलिश कर देंगे और इनर साइड रिफ्लेक्शन का काम करे तो इसे बोलते हैं कनकेव। और यदि
आप इनर साइड से पॉलिश कर दो इसको, केव सरफेस को, और एक्सटर्नल सरफेस रिफ्लेक्शन का वर्क करे। देखो ये पॉलिश सरफेस और ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां पर ये वाली है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सरफेस इसका नाम है कन्वर्जिंग। देखो इस मिरर का नाम है कन्वर्जिंग मिरर, और जो कन्वेक्स है उसका नाम है डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो लाइट है इस पे इंसिडेंट होते हैं उसको डाइवर्ज कर देता है, दूर दूर फैलाता है, और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर और इसका नाम है डाइवर्जिंग मिरर। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से हमें क्या बनाना है? इमेज बनानी है। देखो बेटा, प्लेन मिरर से जब इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन वैसे ही होता है जैसे एक स्मूथ सरफेस पे होता है। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं, और कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो सभी डायरेक्शन में अपनी लाइट एमर्ज करता है। तो हम इसमें से इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से कोई भी दो लाइट रे लेंगे। मैंने भी बताया पीछे कि मिनिमम 2 लाइट रे रिक्वायर्ड होती है टू फाइंड द इमेज पोजीशन। इसलिए एक लाइट रे मैं यहां पर सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट करवाता हूं। जो हमने पढ़ा कि जो भी लाइट रे सरफेस के परपेंडिकुलर होगी वो अपने बाउंस बैक कर लेगी, सेम पाथ को रिट्रेस करेगी। और एक लाइट रे मैं क्या करता हूं, यहां पर एक एंगल पे इंसिडेंट करवाते हैं, जहां पर नॉर्मल बनेगा और सेम एंगल से बैंड होकर वापस चली जाएगी। ये दोनों लाइट रे आगे जाके कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, तो हम इसको मिलाने के लिए एक इमेजिनरी इमेज पॉइंट पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो हमें एक इमेज मिलती है जो इमेजिनरी है। ठीक है, डॉटेड लाइन से मैंने आपको बताया कि इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखिए ये बन गया आपका, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और यहां पर बन रही है इमेज। तो जब भी आपके प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन हो रही है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं या कैसा नेचर है उस सब के बारे में बताना है। तो देखिए स्पेसिफिकेशन क्या क्या इमेज के, तो फर्स्ट हम लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ इमेजिनरी हम ज्वाइन करवा के इमेज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इमेज वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल इमेज का एक और नेचर होता है कि इसको आप कभी भी स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते, वो डिफरेंस में भी बताया जाएगा। सेकंड, आप यहां देख रहे होंगे कि ये जो डिस्टेंस है मिरर से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से इमेज, मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और मिरर से इमेज की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो सेकंड आप पॉइंट लिखेंगे कि इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। एक्चुअल में वैसे भी सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, मिरर के पोल से या सेंटर से मेजर करते हैं, तो दोनों इक्वल होती है। तीसरा जो पॉइंट है वो आप लिखेंगे लेटरल इन्वर्जन होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब है कि लेफ्ट कन्वर्ट हो जाता है राइट में, और राइट किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेफ्ट में। आप देख सकते हैं मिरर के सामने जाएंगे तो हमारी जो पॉकेट लेफ्ट में है वो उधर राइट में दिखाई दे रही है, क्योंकि लेफ्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट में, और राइट किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, किसकी शेप और साइज कैसी होती है, तो सेम शेप एंड साइज, शेप और साइज के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, शेप साइज दोनों की सेम रहती है। ऑब्जेक्ट की जितनी शेप और साइज रहेगी उतनी इमेज की रहेगी, बस इन दोनों में एक ही चेंज होता है कि क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं कि क्या कभी भी प्लेन मिरर से रियल इमेज बना सकते हैं, तो देखो इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल है तो इमेज आपकी बनेगी इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। याद रहे सिर्फ प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, प्लेन मिरर वो हो जाएगी आपकी रियल। यदि आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज फॉर्म्ड होगी। मैं यहां एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं आपको कि ये आपका प्लेन मिरर है। तो देखिए एक लाइट रे इधर से आ रही है और एक यहां से इंसिडेंट हो रही है, ये दोनों पीछे कहीं पे ज्वाइन करेंगे, जहां पर भी इंसिडेंट रे मिले वहां क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इससे जो लाइट रे बाउंस बैक होने के बाद एक पॉइंट पे मीट कर रही है
तो इमेज आपकी कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये एक ऐसा केस है, यदि ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल है तो प्लेन मिरर से इमेज कैसी बन सकती है, रियल बन सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिरर के बारे में। देखिए, यदि मिरर में आपको कभी भी कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, और एक होता है एट एनी एंगल, तो आपसे पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे। तो यदि दो मिरर पैरेलल है और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, तो नंबर ऑफ जो इमेज होती हैं वो इनफाइनाइट बनती है, इनफाइनाइट। जैसे आप सैलून वगैरह में जाते हो तो आप एक मिरर के सामने बैठे हो, पीछे भी बहुत सारी इमेज दिखाई देती है, आपकी आगे भी बहुत सारी इमेज दिखाई दे रही है, क्योंकि दो प्लेन मिरर को एक एंगल पे रखा। यदि उसको बिल्कुल पैरेलल कर दे तो इनफाइनाइट इमेज हमारी बोथ साइड इमेज फॉर्मेशन होंगी। एक केस और बनता है इसमें कि दोनों मिरर पैरेलल है, बट दोनों की जो सरफेस है वो एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, रिफ्लेक्टेड रे यहां से बाउंस बैक होके नहीं जाएगी दूसरी सरफेस पे। तो इस केस में जो नंबर ऑफ इमेज बनती है, नंबर ऑफ इमेज वो बेटा 2 बनेंगे। अब बात आती है कि यदि किसी मिरर को एक एनी एंगल पे कर रखा हो, जैसे यहां थीटा एंगल बना दिया, इधर एक मिरर है और यहां पर भी एक मिरर बनाया हुआ है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, सपोज आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो आप इससे नंबर ऑफ इमेज फाइंड आउट करने के लिए 10th क्लास में से चलेगा कि नंबर ऑफ इमेज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 360 डिवाइड में थीटा करेंगे। यदि ये डिवाइड करने के बाद दो नंबर आ सकते हैं, या तो इवन आएगा या क्या आएगा, ओड आएगा। तो नंबर ऑफ इमेज ओड आए तो एज इट इज रहेगा, और यदि इवन आता है तो -1 करके इक्वल होगा नंबर ऑफ इमेज के। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, ये यदि आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको जरूर लिखेंगे कि यदि नंबर एंगल थीटा कोई भी है, सपोज मैं 90 डिग्री लेता हूं, तो इस 90 डिग्री में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ इमेज मुझे फाइंड आउट करना है 360 अपॉन में थीटा। तो 360 डिवाइड में मैं 90 करता हूं, 4 आएगा, बट बेटा इसका आंसर 4 नहीं है क्योंकि ये इवन आ रहा है, तो -3 1 करो तो 3 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी फॉर्म होंगी, 3 फॉर्म होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंगल्स कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर, देखिए बेटा, स्फेरिकल जो मिरर होता है, ये दो मैंने अभी बता चुका हूं कि एक कनकेव होगा आपका और एक क्या होता है, कन्वेक्स होता है। देखिए कनकेव में आप क्या करेंगे, एक केव, कनकेव, केव का मतलब होता है गुफा, यदि अंदर से इस तरीके से आप बनाए, अंदर पॉलिश नहीं है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कनकेव है, और एक्सटर्नल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कन्वेक्स है। तो आप यहां देख सकते हैं, ये आपका कनकेव मिरर हो गया और ये आपका हो जाएगा, अंदर से मैं पॉलिश कर देता हूं इसी को, तो ये कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। इस कनकेव और कन्वेक्स मिरर में कुछ पॉइंट्स हैं, डेफिनेशन है, जिनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहली डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज पोल, पोल क्या होता है। तो देखिए, जो सेंटर ऑफ द मिरर होता है, सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर की जगह में ज्यादा बेटर रहेगा मिड पॉइंट ऑफ मिरर लिखता हूं, मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज नोन एज पोल। जैसे ये आपका मिरर बनाया मैंने, तो इसका मिड पॉइंट आपका क्या होगा, पोल होगा। ऐसे ही कन्वेक्स और कनकेव दोनों में ही सेम रहेगा, मिड पॉइंट आपका क्या रहता है, पोल। एक होता है बेटा सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन रहती है कि सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज टेकन, जहां से आप मिरर लेकर आए हो उसका जो सेंटर है स्फीयर का, उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए, जब कनकेव आप बनाते हैं तो कनकेव में आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इधर की साइड में बनेगा। ये आपका पोल है, यहां कहीं पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इसका आर्क इधर की तरफ ऐसे कंप्लीट होगा। यदि कन्वेक्स का आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएंगे तो इस आर्क को देखेंगे तो ये आर्क इधर की तरफ कंप्लीट हो रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये आपका आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आता है
रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ द स्फीयर, या सेंटर की जगह रेडियस लिख देना, रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज टेकन। जिस स्फीयर से हम रेडियस कट करके लेके आए मिरर को, उसकी रेडियस ही इसकी क्या होती है, रेडियस होती है। इसको कैपिटल आर से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, लाइन जॉइनिंग, इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए ये कनकेव मिरर का जब मैं डायग्राम बनाता हूं, तो यहां पर क्या होगा आपका पोल, यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनसे जो इमेजिनरी लाइन पास हो रही है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कन्वेक्स में भी सेम होगा कि आप इसको इनसाइड पॉलिश करेंगे तो इसमें पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होगी इमेजिनरी, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया इसके लिए। इसके बाद इसमें एक पॉइंट आता है अपर्चर। अपर्चर जिसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ये होता है इट इज द एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस या डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितनी है, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस या एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको ए से डिनोट करते हैं। अपर्चर होता है कि इसके कितना एरिया है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसे हम क्या बोलेंगे, अपर्चर। तो ये आपके की पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आप समझ सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, देखिए बेटा, प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल फोकस कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए थोड़ी सी डेफिनेशन में चेंज होता है। आप याद रहे कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, देखिए मैं यहां बना रहा हूं कि जब भी कोई लाइट रे, चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो आपका, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट होगी ऑन स्फेरिकल सरफेस, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद इस सरफेस के एक पॉइंट से पास होती है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ध्यान से रहे, फिर से बता रहा हूं कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है सरफेस पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से पास होती है और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। बट यही जब आप कन्वेक्स में बनाएंगे, तो कन्वेक्स क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है, तो लाइट रे यहां पर पास नहीं होगी। तो कैसे होगा कि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट सीम्स passing through a point of principal axis, this point is known as a principal focus। definition क्या रहेगी कि if a light ray incident parallel to principal axis after reflection it pass a point of principal axis, this point is known as प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। अब इसमें क्या चेंज होगा, यहां पर क्या लिखा कि लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू ए पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। यहां क्या लिखेंगे कि इफ लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो यहां तक तो सेम रहेगा, इट आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद रहेगा इट सीम्स पासिंग ए पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। तो यहां पर ऐसा लगेगा कि प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है ये, और यहां ये प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। तो ये दोनों डिफरेंस है इसमें, जो दोनों की अलग अलग डेफिनेशन आपसे एग्जाम में लिखवाया जाता है। एक होता है बेटा फोकल लेंथ,
फोकल लेंथ एक्चुअल में क्या है, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। जो आपके प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये आपकी कुछ डेफिनेशंस थी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन की। तो देखिए लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन में क्या क्या आता है, किससे, स्फेरिकल सरफेस से। लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। देखो मिरर में दो है हमारे पास, कनकेव और कन्वेक्स, तो इन दोनों में क्या क्या लॉज लग सकते हैं। तो फर्स्ट जो आपका लॉ रहता है वो है कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द फोकस। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास होगी। अब देखिए ये कनकेव का है, कन्वेक्स में क्या होगा, इफ लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट सीम्स पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ये है हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ के बारे में बात करें तो इसी का जस्ट उल्टा होता है। इफ लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम फोकस on spherical surface after reflection it parallel to the principal axis, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कन्वेक्स में क्या रहेगा कि इफ लाइट रे इंसिडेंट टुवर्ड्स टू प्रिंसिपल फोकस, ऐसे फोकस की तरफ एक लाइट रे आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। थर्ड जो लॉ आता है कि यदि कोई भी लाइट रे कनकेव या कन्वेक्स दोनों के मिरर के पोल पे इंसिडेंट होती है तो ऑब्लिकली वो अपना सेम एंगल से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए पोल से वापस उसी एंगल पे बेंड हो रही है, चाहे आपका कनकेव हो या कन्वेक्स हो, दोनों में। थर्ड, फोर्थ हमारा क्या है कि इफ लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, यदि आपकी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, पोल फोकस इससे डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये अपना पाथ क्या करती है, रिट्रेस करेगी, वापस अपने उसी पाथ पे चली जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि कोई भी कर्वेचर यदि वो सेंटर से लाइन को ज्वाइन कर देते हैं तो वो उसके पॉइंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसलिए अपने पाथ को रिट्रेस करता है। कन्वेक्स में यदि इसको लिखेंगे तो लिखेंगे इफ लाइट रे इंसिडेंट टुवर्ड्स टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, टुवर्ड्स टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है तो वो अपना पाथ क्या करेगी, रिट्रेस कर लेगी। इट्स पाथ, अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। तो ये हमारे लॉज है कि प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रे पैरेलल आएगी, उसको फोकस से पास करवाना है। यदि लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। लाइट रे पोल से पे इंसिडेंट हो रही तो उस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड रे बेंड हो जाती है। और यदि लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रही है तो अपना पाथ क्या कर लेती है, रिट्रेस कर लेती है। चलिए यहां पर एक पॉइंट बता देता हूं कि जो आर रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस में रिलेशन क्या होता है। तो देखिए जो फोकस है, जो प्रिंसिपल फोकस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ बोल सकता हूं यहां पर मैं, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, या हम ये बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस से डबल डिस्टेंस पे क्या होता है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये पॉइंट्स आपको यहां पर याद रखना होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन हमारा क्या है, देखिए साइन कन्वेंशन में चाहे आपका मिरर कनकेव हो या कन्वेक्स हो,
कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, आपको एक ही बात याद रखनी है कि सबसे पहले ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, सभी डिस्टेंस को कहां से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करना है। अब यदि आप पोल से राइट में मेजर कर रहे हैं तो आपकी डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी है, लेफ्ट में मेजर कर रहे हैं तो आपको नेगेटिव लेनी है, हाइट ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगी, और यदि डाउनवर्ड मेजर कर रहे हैं तो आपकी हाइट कैसी रहेगी, नेगेटिव। सेम इसमें रहेगा, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे यदि मेजर करें बोथ साइड कहीं पर भी तो नेगेटिव। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पोल को आप ओरिजिन कंसिडर कर सकते हो, ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में नेगेटिव, ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव और नीचे क्या होता है, नेगेटिव। यदि हम साइंस में फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो यदि लाइट रे आपकी इंसिडेंट हो रही है, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन ले रहे हैं, मेजरमेंट में जा रहे हैं, तो आपको नेगेटिव लेना है, और लाइट रे और आपकी जो डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उसे हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। अब हमें कैसे याद रहेगा कि पोजीशंस क्या क्या लेनी है, 10th स्टैंडर्ड में याद नहीं रहता है। तो देखिए मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, कनकेव मिरर में आपके पास जो मिड पॉइंट ऑफ मिरर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोल। इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होती है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में होता है फोकस। तो देखिए आपको पोजीशंस याद रखने के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए आप पोल पे खड़े हुए हैं और आपका दोस्त कहीं बहुत दूर डिस्टेंस से आ रहा है, इस वाले रास्ते पे चलते हुए आ रहा है, तो अब जब आप उसको कॉल करेंगे तो सबसे पहले वो क्या बोलेगा कि मैं बहुत दूर हूं, मतलब इनफाइनाइट पे हूं। तो सबसे पहली पोजीशन आप याद रखेंगे एट इनफाइनाइट। फिर आप थोड़ी देर बाद कॉल करेंगे तो बोलेगा कि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हूं, तो सेकंड पोजीशन बनेगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं इसको 1 नंबर बोल दूं तो सेकंड पोजीशन उसकी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी। थर्ड बार फिर कॉल करते हो आप, जल्दी जल्दी कॉल कर रहे हो, तो बोलेगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंच गया। देन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर कहां पर, एट फोकस, फिर बिटवीन फोकस एंड पोल, और लास्ट में वो आपके पास आ जाएगा। तो ऐसे पोजीशंस याद रखने के लिए, क्योंकि ये ही तो इंडिकेशंस है, तो आप ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकते हैं, इंफिनिटी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। अब आप देखिए इस डायग्राम से पहले मैं समझा देता हूं आपको कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपके मिरर के पास आता है तो आपकी इमेज मिरर से दूर जाने लगती है, पहली बात ये याद रखना। दूसरी, जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होता है तो इमेज हमारी छोटी बनती है, पॉइंट साइज बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, फिर थोड़ी बड़ी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता है और इमेज दूर जाती है तो इमेज का साइज बढ़ने लगता है। एक ही पोजीशन ऐसी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां पर इमेज और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं और इनका साइज भी सेम रहता है। अदरवाइज जो इंफिनिटी की इमेज है वो 1 नंबर पे यहां पर बनेगी इमेज, ऊपर ऑब्जेक्ट पोजीशन लिख रहा हूं, नीचे इमेज पोजीशन। 2 नंबर की इमेज बनती है बिटवीन सी एंड एफ, थर्ड की सी पे बनेगी, फोर्थ की बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और लास्ट में फिफ्थ की बनेगी कहां पर, इंफिनिटी पे। सिक्स्थ अपोजिट मिरर के दूसरे साइड में बनता है। तो चलिए इन सभी की मैं रे डायग्राम बताता हूं। देखिए रे डायग्राम में एक बात और ध्यान रखिए बेटा, अलग अलग चीजें बताई हुई है, तो मैं यहां पर बता रहा हूं कि एक लाइट रे ऑलवेज आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करवाना ऑब्जेक्ट से, और एक लाइट रे आप प्रिंसिपल फोकस से पास करवाइए। 2 अलग केस होंगे जिनमें मैं अलग से बता दूंगा। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी ले रहे कि हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है। तो कनकेव मिरर से जब हम इमेज बनाएंगे तो आप मिरर बनाएंगे, और मिरर आप बिल्कुल आर्क एकदम परफेक्ट बनाएंगे रेडियस कंसीडर करके, फोकस बनाएंगे, उससे दूर डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके पीछे इनफाइनाइट। अब देखिए जब भी कोई सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है तो उससे जो लाइट रे आती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो मैंने उसको सोर्स को इस तरीके से रखा कि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे, हमने पढ़ा है कि वो कहां से पास होंगी, फोकस से, तो दोनों लाइट रे फोकस से पास हो जाएंगे। तो इमेज कहां पर बनेगी, देखिए इमेज की पोजीशन जो बन रही है वो एट फोकस बन रही है। दूसरा देखिए ये बिल्कुल एक पॉइंट साइज बनेगी, या डिमिनिश्ड बोल सकते हो, डिमिनिश्ड बनेगी। तीसरा कैसे बनेगी, मैंने अभी बताया आपको पीछे वाले
पीछे आपने देखा कि यदि रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रही है तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आपका हो गया कि जब ऑब्जेक्ट को आप इनफाइनाइट पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी। सेकंड है बियॉन्ड, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी। देखिए ध्यान से समझना, हमने सबसे पहले कनकेव मिरर बनाया, जो कंपास की हेल्प से आप कर्वेचर बनाएंगे। यहां आपका पोल है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब यहां पर आप ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से रखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा एक एरो आप बना लीजिए। इस टॉप से दो लाइट रे आपको लेनी है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक को आप फोकस से पास करवाना है। जो फोकस से जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और जो यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। ये दोनों मिलेंगे बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज आपकी बनेगी, इमेज जो आपकी बनेगी वो बिटवीन सी एंड एफ के बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड कैसे पता चला, क्योंकि एक्चुअल में मीट कर रही है, और साइज इसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो हम बोल देंगे कि स्मॉल साइज बनेगा, स्मॉल साइज की बनेगी। किससे स्मॉल है, ऑब्जेक्ट से इमेज की साइज छोटी बनेगी। फिर हम आ जाते हैं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब आप जो ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो कंपास से आर्क बनाएंगे, पोल, फोकस, और फिर क्या बनाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है तो एक एरो बना लीजिए। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल जो जाएगी वो फोकस से पास होगी, और जो प्रिंसिपल फोकस से जाएगी वो इसके पैरेलल हो जाएगी। तो ये दोनों मीट करेंगे कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सेम हाइट की इमेज और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि पोजीशन मैंने लर्न करवा दी है, और फिर इनको ज्वाइन करवा दीजिए। तो ये आपकी इमेज बन रही है। कैसी बनेगी, सेम एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज कैसा रहेगा, सेम साइज की रहेगी बेटा। और कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। आप देख सकते हैं कि इमेज आपके रियल और इन्वर्टेड बन रही है। एरो बनाएंगे आप, बिल्कुल क्लियर शो करेंगे कि इमेज यहां पर बन रही है। नेक्स्ट आपका आता है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मिरर के पास आ रहा है तो इमेज दूर जाएगी, तो यहां हम फिर से वो एक कंपास की हेल्प से आर्क बनाएंगे। आर्क बनाने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां आप ऑब्जेक्ट प्लेस कर दीजिए। ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से पास हो जाएगी, और एक प्रिंसिपल फोकस से पास करवा दीजिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पीछे मिल रही है, तो इमेज आपकी बन रही है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज इंक्रीज हो गया तो इसको मैग्नीफाइड बोल सकते हैं, मैग्नीफाइड या लार्ज बोलेंगे। और कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो, यदि आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख देते हैं तो इमेज कहां बनेगी। देखिए 1 नंबर की इमेज फोकस पे और 5 नंबर की इमेज इंफिनिटी पे, तो आप ये बनाएंगे डायग्राम, आर्क, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो देखो मैंने बताया अभी तक कि दो ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर मैं बता सकता, अलग से थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहां पर एक लाइट रे को आप बेटा पोल से पास करवा दीजिए, पोल से सेम एंगल पे बेंड हो जाएगी, और एक को आप पीछे से लेके आएंगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा देंगे, तो ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। तो हम मान लेते हैं कि ये कहीं इंफिनिटी पे जाके मिलेंगी, ऐसा मान लेते हैं। तो इमेज जो बनेगी वो ऐसा कंसीडर कर लिया जाता है कि इंफिनिटी पे बनेगी, क्योंकि ये बहुत पैरेलल है, लाइट रे बहुत दूर जाके मीट कर सकती है। कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और याद रहे इसका साइज हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी बनी, वेरी वेरी लार्ज, हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। तो ये आपकी सारे की सारी इमेजेस मैंने बना दी है। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो अलग से है, वो है बिटवीन
मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, बिटवीन 6th पोजीशन बिटवीन पोल एंड फोकस। याद रहे कर्वेचर ऐसे ही सेम बनाना है हमें। यहां पर आप क्या कर देंगे, पोलिश आपका पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ पोल के बीच में है, तो एक लाइट रे आप पोल से पास करवाएंगे और एक लाइट रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है ऐसा शो करेंगे। तो ये लाइट रे आगे कहीं भी मीट नहीं करेंगी क्योंकि ये दोनों पैरेलल नहीं है, डाइवर्ज हो रही है। तो इनको पीछे हम इमेजिनरी मीट करवाते हैं, तो ये इमेज जो बनती है वो बियॉन्ड मिरर बनती है। इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। देखो अब यहां देख सकते हो डॉटेड लाइन जो इन करवाई मैंने, तो इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल, वर्चुअल होगा इमेज का नेचर। इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट और मैग्नीफाइड होगी। मैग्नीफाइड का मतलब है कि ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी इमेज। तो देखिए वहां डॉटेड लाइन है इसलिए मैंने वर्चुअल एंड इरेक्ट लिखा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये इमेज फॉर्मेशन हो गई, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए ये मैंने ऐसे कैसे रखा, अब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर से। इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। देखो कन्वेक्स मिरर में सिर्फ आपके पास दो ही पोजीशंस है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये पोल इधर होता है, इसका आर्क जो फोकस है या सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इधर की तरफ होती है और ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ रखना होता है। तो यहाँ पीछे से जो कोई भी आ रहा है उसको पोल के अलावा बीच में कोई भी पॉइंट नहीं है, तो यहाँ दो ही पोजीशन बनती है। तो फर्स्ट बनेगी वो बनेगी एट इंफिनिटी। इनफाइनाइट डिस्टेंस से मैंने बताया कि जब भी इमेज आप लाइट रे आती है तो पैरेलल आती है। तो आप पहला केस हम लेंगे, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां आर्क हम पोलिश करेंगे इसको इनसाइड, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्जिंग है तो डाइवर्ज हो जाएंगे और इन दोनों ही लाइट रे मीट करेंगी कहां पर, फोकस पे। तो इमेज कहां पर बनेगी, इमेज आपकी बनेगी एट एफ। कैसी बनेगी, देखो डॉटेड बन रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक और ध्यान दीजिए कि यहां पर इमेज का साइज कैसा होगा, ये पॉइंट साइज होगा या आप इसको डिमिनिस्ड भी बोल सकते हैं, डिमिनिस्ड। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है, अब देखिए जब वो दूर था फिर उसके बाद क्या बोलेगा कि मैं पोल्स के और बीच में कहीं आ चुका हूं या किलोमीटर के डिस्टेंस में, जिसको बोलते हैं आप बोल सकते हो फाइनाइट डिस्टेंस, एट फाइनाइट डिस्टेंस या बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, यही बोल सकता है। तो उस केस में आप जो लाइट रे बना, इमेज, पोल और फोकस, जब लाइट रे कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखेंगे तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। जो प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट रे पैरेलल आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि फोकस से पास हो रही है। दूसरा, एक लाइट रे पोल से आएगी जो अपना पाथ रिट्रेस करेगी, तो इन दोनों के बीच में यहां पर क्या बन जाएगी, इमेज। तो ये फिर से इमेजिनरी बन रही है, डॉटेड लाइन से मैंने ज्वाइन करवाया। तो आपकी इमेज जो बनेगी वो बनेगी बिटवीन टी एंड एफ। कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट और स्मॉल साइज। तो आपको एक चीज क्लियर है, ठीक है। मैं यहां पर एक क्वेश्चन आपको क्लियर कर देता हूं। कई बार क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाता है कि हमें वर्चुअल इमेज फॉर्म करनी है तो कौन सा मिरर ले। वर्चुअल इमेज में कनकेव और कन्वेक्स दोनों से बनती है, बट आपको यह देखना है कि वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड है या स्मॉल साइज की है, डिमिनिस्ड है। यदि स्मॉल या डिमिनिस्ड बोले तो आपको कन्वेक्स मिरर लेना है, बट यदि आपको बोले कि इमेज फॉर्म करनी वर्चुअल एंड इरेक्ट और मैग्नीफाइड, इसका मतलब आपको कनकेव मिरर लेना है और पोजीशन रखनी है बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये एक बार आप और नोट कर लीजिए। देखिए इन दोनों केस के अंदर अब हमारे पास आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला देखिए, मिरर फॉर्मूला आपका होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब आप याद रहे f यहां पर फोकल लेंथ है,
ठीक है। u यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो हमेशा कहां से लेते हैं, पोल से। और v यहां पर इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, और ये भी हम कहां से मेजरमेंट करते हैं, पोल से। मतलब सारी की सारी डिस्टेंस चाहे कनकेव या कन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस इधर कहीं पर भी रखोगे ये u होगी, इमेज जहां बन रही है वो इमेज डिस्टेंस होगी। या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, साइन कन्वेंशन में मैंने आपको बताया भी है। अब यहां कुछ स्पेसिफिक साइन कन्वेंशन मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं, एक टेबल बना रहा हूं, उसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में इसके न्यूमेरिकल के बारे में। देखिए ये तो आपका मिरर फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला और होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ क्या होती है, तो मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन होती है इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h बाई एच डैश बाई एच। एच डैश एनसीईआरटी में हाइट ऑफ इमेज को लिखा हुआ है और h है वो हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट को। आपको एच डैश ही लिखना है क्योंकि कई बार एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चेक करते हैं टीचर्स, तो वहां पर मार्क्स ना कटे आपके। किसी का एक फॉर्मूला बन जाता है माइनस v बाई यू। तो आप मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप मैग्निफिकेशन और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक मैंने आपको मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन बताई, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल और इसका साइन कन्वेंशन में आप लोगों को समझा रहा हूं। तो देखिए अभी हमने क्या लिखा था मिरर फॉर्मूला की 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले h डैश अपॉन में h या माइनस v/u। ये देखो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन हो तब यूज करेंगे, और ये u v और u, v और u क्या है यहाँ पर, u आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो, और v यहाँ पर क्या है, इमेज डिस्टेंस। अब आपको साइन कन्वेंशन में याद रखना है, पहले मैं बता चुका हूं कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं, बट फिर भी मैं बता, यू ऑलवेज आप नेगेटिव लेंगे, ऑलवेज आप क्या लेंगे, नेगेटिव। फोकल लेंथ को आप मिरर के अकॉर्डिंग लेंगे। यदि आपका मिरर कनकेव है तो आप देख सकते हैं कनकेव मिरर के अंदर जो आपकी फोकल लेंथ है वो इधर की डायरेक्शन में आ रही है, तो कैसी होगी, नेगेटिव, तो नेगेटिव लेना है। और यदि आपका मिरर कन्वेक्स है, कन्वेक्स है तो आपकी फोकल लेंथ आएगी पॉजिटिव। यदि फोकल लेंथ नेगेटिव है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगी, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। सर v का क्या करना है, v भी यदि आपको कहीं पर कंसिडर करना पड़े या गिवन हो तो मैं बता देता हूं। यदि आपकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है मिरर के अंदर, इन्वर्टेड, तो आप v को नेगेटिव लेंगे। बट यदि इमेज आपकी वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है मिरर में, चाहे कोई सा भी मिरर हो, तो आप उसकी v क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये आपका आता है। फिर हम बात करते हैं कि मैग्निफिकेशन का क्या है। तो देखिए मैग्निफिकेशन में एक रीडिंग है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो प्लस और माइनस दोनों में आ सकती है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आ सकती है, और ये क्या हो सकता है, 1 से ज्यादा और 1 से कम हो सकती है। तो चलिए मैं यहां पर समझा रहा हूं आपको, आपकी मैग्निफिकेशन प्लस और माइनस में आए, इसका क्या मतलब है, प्लस का मतलब है कि आपकी इमेज बन रही है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, और यदि आपकी मैग्निफिकेशन माइनस में आ रही है इसका मतलब आपकी इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। ठीक है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि यदि आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल है, इस केस में ये एक से बड़ा तभी हो सकता है। देखो जब हाइट ऑफ इमेज बड़ी होगी एचओ से, तब हो सकती है जब आपकी हाइट ऑफ इमेज बड़ी हो किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। और हाइट ऑफ इमेज बड़ी होगी, हाइट ऑफ मतलब इमेज बड़ी बन रही, मैग्नीफाइड बन रही। यदि आपकी एक से छोटी है इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज छोटी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, दैट मींस इमेज स्मॉल साइज की बन रही है, पॉइंट साइज है। यदि इक्वल आ जाए 1 के तो एच डैश इज इक्वल टू एच होगा, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होंगे।
देखिए एक चीज जरूर ध्यान रखना, जैसे व्हाट इज द मेन क्वेश्चन आपको गिवन हो सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्निफिकेशन इज -1.75। अब बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे ही -1.75 देखेंगे तो आंसर लिख देते हैं कि स्मॉल साइज की बन रही है, क्योंकि आपने नेगेटिव साइन, नेगेटिव नहीं, यहां ये दोनों अलग अलग इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों क्या रख रहे हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन। रवि शुक्ला, तो रवि उसका नाम है, शुक्ला उसकी कास्ट वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। वैसे यहां पर ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इमेज कैसे नेचर की है, रियल है या वर्चुअल है, तो यहां पर हम लिखेंगे वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और ये 1.75 आप देखो, मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि वो प्लस में हो या माइनस में हो, आपको ये देखना है कि एक से बड़ा है या छोटा, तो एक से बड़ा है, इसका मतलब इमेज जो आपकी बन रही है वो कैसी बन रही है, मैग्नीफाइड। तो मैं यही समझाने के लिए क्वेश्चन लिया था कि जब भी ऐसे मीनिंग ऑफ मैग्निफिकेशन पूछे तो साइन जो है प्लस होता तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट आएगा, माइनस है तो रियल एंड इन्वर्टेड। नंबर एक से बड़ा है तो हाइट ऑफ इमेज बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, और यदि एक से छोटा है तो हाइट ऑफ इमेज छोटी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, और इक्वल है एक के तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं न्यूमेरिकल। हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले मैं मिरर फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, मिरर फॉर्मूला 1/f=1/u+1/v, और मैग्निफिकेशन आपकी h'/h या -v/u। क्वेश्चन फर्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ concave mirror at 25 centimeter of focal length is 10 centimeter. Find the image position and nature। आपको क्या पूछा गया, सॉल्यूशन करते टाइम ध्यान रहे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है जो कनकेव मिरर के सामने रखा है 25 सेंटीमीटर पे, और जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और आपको इमेज पोजीशन मतलब वी फाइंड आउट करना है और उसका नेचर बताना है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले बेटा गिवन लिखिए आप, यू आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर। अब याद रहे मैंने आपको बताया कि साइन कन्वेंशन यहां यूज करना सबसे जरूरी है, तो आपको यू जैसे लिखोगे तो माइनस लगाना है, क्योंकि यू ऑलवेज आप नेगेटिव लेंगे, ठीक है। फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब आप मिरर को पकड़ो, मिरर कैसा है, कनकेव, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो यहां पर भी आप साइन माइनस यूज करेंगे, और वी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा 1/f=1/u+1/v। तो आप क्या करेंगे, 1/-10 वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन के साथ पुट करो, 25 + 1/v। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1/v इज इक्वल टू, सॉरी 1/25 - 1/10। याद रहे मैंने क्या किया, इस 25 को इधर लेके आया तो प्लस का हो गया, -1/10 एज इट इज, और v आ गया। तो 1/v इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम हम क्या ले सकते हैं, 50 ले सकता हूं। 50 से क्या होगा, 25 2 टाइम्स डिवाइड होगा, -10 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो आपका 1/v यहां पर आएगा -3/50। तो v आपका आ जाएगा -50/3। यूनिट लिखना कभी ना भूले तो सेंटीमीटर। ये आपका v आ चुका है। आप डिवाइड करके पॉइंट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। यदि आप पॉइंट में लिखेंगे तो v आपका आएगा माइनस, देखो 3 से डिवाइड किया, 3 × 1 = 3, 2 कैरी किया 23, 6.6 सेंटीमीटर आएगा। अब हमें क्या पूछा था इसने, ये तो देखो पोजीशन आ गई, यहां पर ये भी लिख सकता था वेयर वी शुड प्लेस स्क्रीन, मतलब स्क्रीन को कहां रखें, तो स्क्रीन वहीं रखी जाएगी जहां पर उसकी इमेज पोजीशन आएगी। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, मैग्निफिकेशन का। नेचर के लिए, नेचर के लिए आप क्या करोगे, मैग्निफिकेशन -v/u यूज करेंगे। अब देखो दो फॉर्मूले हैं, मैंने -v/u यू क्यों यूज किया, क्योंकि हमारे पास v और u गिवन है। यहां पर भी जब वैल्यू पुट करेंगे तो साइन के साथ -50/3, और इसका माइनस अलग से,
और माइनस में 25, ये माइनस इसका कट जाएगा, एक फिर भी रहेगा, तो -50 डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई 25, इसको कैंसिल कर दीजिए, -2/3 आ जाएगा। अब आप बता सकते हैं कि नेगेटिव साइन कहता है कि इमेज आपकी रियल बन रही है एंड इन्वर्टेड बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड हम क्या बता सकते हैं कि 2/3 1 से छोटा होगा, इसका मतलब आपकी इमेज है वो कैसी बन रही है, स्मॉल बन रही है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर करना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, सेकंड। ठीक है, अलग अलग टाइप के, एक टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो सेकंड जो आपका टाइप है वो ये है कि आपको कई बार रिलेशन गिवन होता है कि इमेज डबल फॉर्म हो रही है, थ्राइस फॉर्म हो रही है, हाफ फॉर्म हो रही है, और फिर उसमें यू और वी आपसे पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि एन ऑब्जेक्ट, एन इमेज फॉर्म्ड बाय convex mirror, an image formed by convex mirror 1/3 of height of image or height of an object. The focal length of an object is 15 centimeter. Find image object and image distance. देखो बेटा, इसमें क्या हुआ, जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास गिवन क्या है, ये कह रहा है कि एक कन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्म्ड हो रही है। अब मिरर आपका कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स से ऑलवेज इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही बनेगी, तो ये तो फिक्स हो गया। और कैसी बन रही है कि जो इमेज बन रही है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की 1/3 है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गया, एच डैश अपॉन में एच इज इक्वल टू 1/3। अब देखो मैग्निफिकेशन के इक्वल होता है ये, तो एम आपका 1/3 आ गया। प्लस लेना है या माइनस लेना है मैग्निफिकेशन को, ये मिरर ने बता दिया, क्योंकि यहां पर कन्वेक्स मिरर है और कन्वेक्स मिरर से इमेज वर्चुअल ही बनेगी, तो ऑलवेज मैग्निफिकेशन प्लस लेंगे यहां पर। यदि कनकेव होता तो कनकेव में हम ये देखते कि इमेज रियल बन रही है या वर्चुअल। रियल बन रही है तो आप मैग्निफिकेशन को नेगेटिव लेते, और वर्चुअल बनती तो मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव लेते। सर दोनों में से कुछ बोले नहीं, तो जब कुछ नहीं बोले तो आप केस लेंगे पहला कि इफ इमेज फॉर्म्ड रियल एंड इन्वर्टेड, और दूसरा केस लेंगे इफ इमेज फॉर्म वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो जब रियल का केस लेंगे तो मैग्निफिकेशन को माइनस लेके यू और वी निकालोगे एक बार, और एक बार प्लस लेके यू और वी फाइंड आउट करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। टू फाइंड, हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, एक तो u फाइंड आउट करना और एक v। तो मैंने लेट किया कि u आपका x है, तो x लेंगे तो माइनस, लेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज x, तो u आपका -x, क्योंकि साइन के साथ ही रखेंगे हमारी जगह। तो देखो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और होता है -v/u। यहां पर मैं मैग्निफिकेशन को रखूंगा 1/3, और यहां -v और x को रखेंगे -x, प्लस हो जाएगा, यहां से v निकल के आएगा x/3। तो u और v दोनों x के टर्म्स में आ चुका है। यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब देखो f आपको गिवन है फोकल लेंथ कितनी, 15 सेंटीमीटर। प्लस या माइनस, सर प्लस में लेंगे क्योंकि कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो यहां पुट करिए 1/f इज इक्वल टू 1/u, u की जगह आप पुट करेंगे -x प्लस 1/v, 1/v की जगह पुट करेंगे आप 1 में x/3, तो 3 आपका ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1/x प्लस 3/x। जब यहां 1/f करेंगे आप तो x कॉमन आ जाएगा, -1 प्लस 3, तो 1/f जो आपका है वो 1/15, 2 में x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब ये आपका x है ना, वो 30 सेंटीमीटर आया। यदि आप यहां पर u की जगह पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, और जब इसको v की जगह पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या था, x/3,
तो 30 डिवाइड में 3 आप करेंगे तो आप देखेंगे कि 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो v आपका आ गया 10 सेंटीमीटर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बात को कि जब भी मिरर के क्वेश्चंस आप कर रहे हो और इस तरीके से हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में रिलेशन गिवन हो, यदि कनकेव मिरर है तो आप मैग्निफिकेशन को प्लस में लोगे ऑलवेज, क्योंकि कनकेव मिरर से सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, कन्वेक्स से सॉरी। बट यदि मिरर आपको कनकेव गिवन है तो कनकेव मिरर में जब P एंड F के बीच में हो तो इमेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनती है, और अदर सभी कंडीशंस में इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो उस केस में आपको ये देखना होगा इस टाइप के क्वेश्चन में कि मैग्निफिकेशन प्लस या माइनस लेनी है। उसके लिए आपको या तो इमेज की कंडीशन गिवन होगी कि इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है तो आप माइनस लोगे मैग्निफिकेशन को, वर्चुअल बन रही है तो प्लस लेंगे। बट यदि कुछ भी गिवन नहीं हो तो केस फर्स्ट और केस सेकंड लेके सोल्व करेंगे। सेम यही मेथड रहेगा आपका सोल्व करने का कि u को x मानेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे, बट माइनस और प्लस दोनों लेके, क्योंकि वर्चुअल भी बन सकती है और रियल भी बन सकती है। आई होप ये सभी आपको समझ में आया होगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा रिफ्रैक्शन पे। थैंक यू।